हेलो डी स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ऑस्मो रेगुलेशन जो है इसका ताल्लुक डायरेक्टली होम्योस्टेसिस से है, यानी ये होम्योस्टेसिस का एक फैक्टर है। तो ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करने से पहले पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि जो होम्योस्टेसिस होता है बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका जो बैलेंस है वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पर। कौन कौन सी? ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। यानी मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी and removal of waste products from the body are the three factors which directly related with the homeostasis। तो आज के लेक्चर में हम उनमें से पहले यानी ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करने लगे हैं। इट इज द कंट्रोल ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट इन द लिविंग बॉडीज। लिविंग बॉडीज में से पानी और उसके अंदर डिसॉल्व जो सॉल्ट होते हैं उनके लूज यानी बॉडी से बाहर निकलने, लॉस और गेन का जो मेंटेनेंस है उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं जनाब। होता कैसे है जी? ये मैकेनिज्म कैसे होता है? बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी, the metabolic reaction on which life depends require an amazing balance of water and dissolved solute among solutes, amino acid, proteins and dissolved ions such as potassium, calcium and nitrogen etc. There is always a net movement of water from a hypotonic environment to a hypertonic environment until the solute concentration become isotonic यानी equal on both side of membrane। क्या बात समझ आई इससे जनाब? इससे ये बात समझ आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पानी एक खास मिकदार में पाया जाता है और सोल्यूट जो उसके अंदर डिसॉल्व आयन, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, इस तरह की जो कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं वो भी एक खास कंसंट्रेशन में पाई जाती हैं। अगर पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाए या सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाए, दोनों सूरतों में लाइफ के प्रोसेसेस के लिए इंतहाई थ्रेटनिंग हो जाता है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाती हैं और कभी कभी रुक भी जाती हैं। मसलन एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देता हूं। कभी कभार जब आदमी को लूज मोशन शुरू होते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में अगर लूज मोशन आते हैं तो उससे बहुत सारा पानी बॉडी से निकल जाता है और बॉडी में एक कंडीशन पैदा होती है, उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के अंदर वाटर और सोल्यूट का जो बैलेंस है बॉडी में ना वो डिस्टर्ब हो जाता है और कभी कभार ये फैटल हो जाता है, बच्चों में खासतौर पर ये मौत का बायस बन जाता है। तो इसका मतलब है कि एक अमेजिंग बैलेंस जो है वो वाटर और सोल्यूट का बॉडी के अंदर जरूरत है और इस बैलेंस को मेंटेन करने का नाम ही ऑस्मो रेगुलेशन है। प्रिंसिपल क्या है? किस असूल पर यह होता है? पानी हमेशा हाइपोटोनिक कंडीशन से हाइपरटोनिक कंडीशन की तरफ मूव करता है। क्या मतलब है इसका? जरा बोर्ड पर गौर करें। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बीकर है, इसके अंदर बहुत सारा पानी मौजूद है, इतना पानी है और इस पानी के अंदर थोड़ी बहुत मिकदार में हमने कोई चीज डिसॉल्व कर रखी है, शुगर वगैरह डिसॉल्व की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो पानी है इसमें वो सोल्यूट है, वाटर है, और जो पानी है वो सॉल्वेंट है और जो शुगर इसमें है वो सोल्यूट है। मैं कहता हूं जी इसमें 20% सोल्यूट है और 80% इसमें डेफिनेटली पानी होगा। अब इसके बरक्स एक और बीकर है जो इसके बराबर में रखा हुआ है यहां पर, इसके अंदर अगेन पानी मौजूद है इसी तरह से और पानी बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं है। इसमें जो हमने सोल्यूट डाले हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में, काफी गाढ़ा है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाया है। तो इसका मतलब है अगर गौर करें तो पता चला कि इसमें जो सोल्यूट है, सोल्यूट 50% है और सॉल्वेंट भी 50% है।
तो कौन सा हाइपरटोनिक है और कौन सा हाइपोटोनिक है, ये बात आपको समझाने लगा हूं। याद रखिएगा, यहां पर पानी की मिकदार ज्यादा है, जहां पर पानी की मिकदार ज्यादा होगी उस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कहेंगे जी, क्योंकि इसमें सोल्यूट कम है, ये हाइपोटोनिक है। जबकि यहां पर सोल्यूट ज्यादा है और पानी इसके मुकाबले में कम है, तो ये हाइपरटोनिक है जी। क्या है? दिस इज हाइपरटोनिक एंड दिस इज हाइपोटोनिक। और मैंने यहां आपको बताया कि पानी हमेशा जहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। अगर हम किसी भी एक, फॉर एग्जाम्पल ट्यूब के जरिए इन दोनों को आपस में मिला दें, तो पानी मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो इस तरह जब सेल के अंदर पानी कम हो जाता है, राइट, तो फौरन बाहर से पानी एंडोस्मोसिस करने लगता है और पानी अंदर दाखिल होकर अंदर और बाहर की कंसंट्रेशन को बराबर करने की कोशिश करता है। इस तरह जब कभी सेल के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है, तो ऑस्मोसिस के जरिए पानी फौरन सेल से बाहर निकलता है और बाहर के एनवायरनमेंट में जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, वो बराबर करता है। ये मूवमेंट उस वक्त तक होती रहती है जब तक के मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर दोनों तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। यानी उस वक्त तक ये पानी मूव करता रहेगा जब तक, फॉर एग्जांपल, यहां पर 30% सोल्यूट रह जाए और 70% पानी हो जाए, यहां पर भी 30% सोल्यूट और 70% जो है 70% जो है वो वाटर हो जाएगा। इस सूरत में इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाएगी। अच्छा, बॉडी के अंदर ऐसा होते कैसे? ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ वाटर, वाटर की ऑस्मोरेगुलेशन बॉडी में कैसे होती है? An absolute balance of water and solute is essential for the survival of animals, and this balance is maintained by the following two processes. वो दो प्रोसेस क्या हैं? Loss of water and gain of water. वाटर का लॉस, वाटर का गेन। मैंने कहा जब पानी जिस्म में ज्यादा हो जाएगा तो उसे लॉस करना जरूरी होगा, और जब पानी जिस्म में कम होगा तो उसे गेन करना जरूरी होगा, राइट। तो देखते हैं जी ये लॉस और गेन कैसे होता है जी। लॉस ऑफ वाटर जी, एक्सेस वाटर इज लॉस फ्रॉम द बॉडी बाय द फॉलोइंग थ्री मेथड्स। नंबर वन, एवेपोरेशन, एवेपोरेट होना। जब बॉडी गर्म हो जाती है, स्किन के ऊपर पसीना आता है, पसीना सर्दी से एवेपोरेट होता है, इसे एवेपोरेशन कहते हैं, यानी एवेपोरेशन बाय स्वेटिंग। हम सांस लेते हैं, सांस में बहुत सारा रिस्पिरेशन के थ्रू पानी एवेपोरेट होता है, इस तरह से पानी लॉस होता है जिस्म से। सेकंड, यूरिनेशन, जितना बॉडी में पानी ज्यादा होगा, यूरिन इतना ज्यादा पास होगा, इतना ज्यादा पेशाब, इंसान बार बार वॉशरूम जाएगा और बड़ी मिकदार में यूरिन पास होगा, तो बॉडी से पानी लॉस हो जाएगा। इसी तरह से डेफिकेशन, कुछ पानी जो है फीसिस के साथ, स्टूल के साथ भी बॉडी से, वाटर मोशन की सूरत में भी बॉडी से बाहर लॉस होता है। इस तरह इन तीन तरीकों से बॉडी से पानी लूज होता है। अब गेन कैसे होता है? गेन ऑफ वाटर बाय द फॉलोइंग मेथड्स, बॉडी गेट गेन वाटर बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इन दो तरीकों से पानी जो है बॉडी के अंदर गेन होता है। पहला है बाय फूड, जब कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता है तो खाने की जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर इवन 90% तक बाद चीजों के अंदर पानी होता है, राइट। जैसे कुकम्बर, खीरे के अंदर कहते हैं 99% पानी होता है। तो ऐसी कोई चीज, जब भी ऑर्गेनिज्म फूड यूज करते हैं तो फूड के साथ कुछ ना कुछ पानी अंदर जाता है। इसके अलावा वेरियस ड्रिंक, मुख्तलिफ ड्रिंक पीते हैं, मसलन चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, ड्रिंक लेते हैं, कोला लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, सब चीजों के अंदर पानी होता है। और पानी इस तरह बॉडी के अंदर वाटर इनटेक होता है, और उन तीन तरीकों से पानी बॉडी से लॉस होता है। इस तरह बॉडी से पानी का लॉस होना और इनटेक होना, इसके बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करता है। सो देयर इज ऑलवेज अ रेगुलर गेन और लॉस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट टू कीप द बॉडी स्टेबल। बॉडी में पानी और सोल्यूट की जो मिकदार है, यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट की मिकदार है, उसको स्टेबल रखने के लिए ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है। अब जनाब, काइंड ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन की बुनियाद के ऊपर एनिमल्स की दो टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी? नंबर वन, ऑस्मो कन्फर्मर्स, नंबर टू, ऑस्मो रेगुलेटर्स। दो किस्म के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स
और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। क्या होते हैं जी ऑस्मो कन्फर्मर? याद रखिएगा आज के लेक्चर में हम सिर्फ ऑस्मो कन्फर्मर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन रेगुलेटर जो है उनको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ऑस्मो कन्फर्मर्स, these are the marine animals and that maintain the osmoregularity of their body fluid such that it is always equal to the surrounding sea water। ये जो है ऑस्मो कन्फर्मर्स जो होते हैं ये अपने बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार को कुछ यूं रखते हैं कि इनके बॉडी की जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो हमेशा जो एनवायरनमेंट है इनका सराउंडिंग में जो सी वाटर है उसके बराबर रहती है, मीन आइसोटोनिक रहती है। और आइसोटोनिक में ना तो इनको पानी बाहर निकालना पड़ता है ज्यादा और ना पानी को अंदर मेंटेन करना पड़ता है। पानी ऑटोमेटिकली जितना डिफ्यूज आउट होता है इतना डिफ्यूज इन हो जाता है। ये ऐसा कैसे करते हैं? ये दो तरीकों से ऐसा करते हैं। नंबर वन, नेट इनफ्लक्स ऑफ वाटर। नेट फ्लक्स ऑफ वाटर का मतलब होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स डिक्रीज द नेट फ्लक्स ऑफ वाटर इनटू देयर बॉडीज फ्रॉम डिफ्यूजन। एक तो ये पानी की बड़ी मिकदार को अपने जिस्म में दाखिल होने से रोकते हैं, डिफ्यूजन के जरिए पानी की ज्यादा मिकदार को अपने जिस्म में दाखिल होने से रोकते हैं। कैसे? क्योंकि ये अंदर पानी की कंसंट्रेशन को बाहर पानी की कंसंट्रेशन के बराबर रखते हैं। सेकेंडली, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बॉडी के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को भी सी लेवल के बराबर रखते हैं। और ऐसा ये कब करते हैं? ऐसा ये डाइल्यूटेड यूरिन पैदा करके करते हैं। जब इनकी बॉडी के अंदर जो यूरिन पैदा होता है वो काफी डाइल्यूटेड होता है, उससे ज्यादा पानी बाहर निकल जाता है और अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूट बच जाता है। सॉल्यूट जो है वो अंदर कंसंट्रेटेड मिकदार में बच जाते हैं, क्योंकि समुद्र के पानी में भी बहुत ज्यादा साल्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह दोनों का बैलेंस जब बराबर होता है, दोनों आइसोटोनिक हो जाते हैं, तो तब इनको ज्यादा अपना बॉडी का जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसको मेंटेन करने में मुश्किलात पेश नहीं आती। होप आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।